अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम मिशेल फोको के एक नए मजमून, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ गुफ्तगू करेंगे कि मिशेल फोको के मुताबिक तसव्वुर आज़ादी क्या है। आपने ये गुफ्तगू बारह बार सुनी होगी कि ये मेरी चॉइस है, ये मेरी आज़ादी है, या मैं ये जो अमल करता हूँ इसमें मेरी मर्जी शामिल है। तो इस मौजू पर हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे और हम देखेंगे कि हम मिशेल फोको के नज़रिए से या बाकी मुफक्किरीन के नज़रिए से ये कैसे सोचते और समझते हैं कि हम कितने आज़ाद हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। आगाज करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि इस मजमून की तैयारी के लिए हमने जिन कुतब का और रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है वो आपके सामने है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन कुतब की तैयारी के थ्रू मैंने अपने लेक्चर के जो है वो नोट्स वो प्रिपेयर किए। दरमियान में हम 3 दफ़ा या 4 दफ़ा दरमियान में इंपॉर्टेंट जो साइटेशंस हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो अपनी बात का आगाज करते हैं। तो फोको के मुताबिक आज़ादी क्या है। हम सब ये इस चीज़ के मुतालिक गुफ्तगू करते आए हैं, आज़ादी ज़रूरी है या आज़ादी जो है अहमियत के हामिल है। तो फोको इसको कैसे समझते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए एक मुहक्किक टॉड मे ने एक मजमून लिखा है। इस मजमून में वो फोको के आज़ादी के तस्वुर को करते हुए एक्सप्लेन करते हैं। खास तौर पर वो कुछ बैकग्राउंड बनाते हैं ताकि आप समझ जाएं कि फोको के मुताबिक आज़ादी का तस्वुर क्या है। खासतौर वो पावर को जिक्र करते हैं, सब्जेक्ट फॉर्मेशन और हिस्टोरिकल आइडियाज और फ्रीडम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए अपने इस मौजू में मिशेल फोको का तस्वुर आज़ादी जो है उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फोको के जो आज़ादी का तस्वुर है उसमें जो ये जो कंसेप्ट्स हैं वो बेसिकली खुद फोको के कंसेप्ट से आए हैं, फोको के आइडियाज से आए हैं, लेकिन मुख्तलिफ रिसर्चर्स ने जैसे कि टॉडमे ने इनको जेल, निगरानी, डिसिप्लिन, डोसाइल बॉडीज, स्कूल सर्वेलेंस, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, डिसिप्लिन एंड पनिश जैसी मुस्तनद किताबों के अंदर से आइडियाज को एक्सट्रैक्ट करते हुए वजाहत की है। तो जिस तरह से हम कन्फेशन या इतराफ या जिनसियत के मौजू पर बात करते हुए फोको की किताब द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का हवाला लेते हैं, हम मजहबी कन्फेशन की बात करते हैं जब जहाँ पर इंसान अपनी गुनाह, ख्वाहिशात और अंदरूनी कैफियत का इतराफ करता है, तो यही अमल हम इस मजमून में समझेंगे। तो जब हम अपनी मर्जी से किसी जगह पर कोई एतराफ कर रहे होते हैं, चाहे वो मजहबी दरबार हो, मंदिर हो या किसी जगह पर, तो फोको के मुताबिक ये आपकी मुकम्मल आज़ादी नहीं है, ये एक रिलीजियस प्रिंसिपल है और ये पावर का एक बहुत बड़ा इलामत है, पावर की बहुत बड़ी इलामत है, जिसके जरिए आप एक खास तरीके से अपनी कैफियत का इजहार कर रहे हैं। किस कैफियत का इजहार कर रहे हैं? गुनाह का, पाक होने का, तौबा करने का, फर्मा बरदारी का। तो जब आप इन तमाम चीजों को एग्जाम्पलीफाई करते हैं तो आप मुकम्मल आजाद नहीं हैं, आप एक ताकत के थ्रू किसी काम को करने पर आमादा है। आजादी जो है वो कोई मुसलसल, कोई तयशुदा चीज नहीं है, एक मुकम्मल प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट और हमेशा जारी रखने वाली कोशिश है। इसके लिए मुसलसल कोशिश या तगदो करना यानी जो है वो जारी रखना जरूरी है। तो यही बात मोशो की फोको के जो नजरियात हैं, जो कि बाद में हमें उनके इंटरव्यूज में नजर आते हैं जिसमें सब्जेक्ट इन पावर का एलिमेंट है, तो वो हमें पता चलता है कि किस तरह से आज़ादी एक एक्सपेरिमेंट की तरह है जिसको जारी रखने के लिए मुसलसल तगदो की जरूरत है। तो अब हमारी जो गुफ्तगू है उसमें जो असल मंजरनामा होगा वो डिसिप्लिन एंड पनिश, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी और द सब्जेक्ट एंड पावर जैसी जो कुतब हैं उनके थ्रू से वो है आता है। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करें और बताएं कि अगर हम किसी शख्स को कहें भाई तुम आज़ाद हो, तुम हर काम करने में आज़ाद हो, तुम मुलाजमत हासिल करने में आज़ाद हो, लिबास पहनने में आज़ाद हो, तुम चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, लेकिन आप ये सोचें कि साथ समाज की तरफ से भी तय हो चुका है कि वो कौन सा सरकारी स्कूल उसके पास होगा, किन रस्तों में से जाएगा, वो क्या सोच सकता है, क्या नहीं सोच सकता, क्या सवाल कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो फिर मेरा आपसे ये सवाल है, तो क्या वाकई वो शख्स आज़ाद है या उसको पहले से ही एक ढांचे में डाल दिया गया है। यहाँ पर हम फोको के नजरियात को इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी से मुतल्लिक जो राइज दो बुनियादी तस्वुरात हैं उस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं, जो फिलॉसफी में, रिलीजन में, आम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इस्तेमाल होते हैं। पहला है माँ बादुल तबियाती आज़ादी, यानी मेटाफिजिकल फ्रीडम, जिसका ताल्लुक आपकी फ्री विल से, यानी इंसान को अपने फैसले पर कितना इख्तियार है या नहीं है। इसके मुकाबले में हम जबरियत यानी डिटर्मिनिज्म के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं या देखते हैं कि इंसान को ऊपर मुकम्मल कंट्रोल तो नहीं है, तो बल्कि जो हम कुछ करते हैं वो हमारी ताकत से बाहर होता है। बहुत सारे जो एक्शन है वो एक्सटर्नल
एलिमेंट्स की वजह से हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारी जीन्स हो या हमारा माहौल। इसमें बहुत सारी मिसालें हैं। तो हम पहले माबादुल तबियाती पाबंदी यानी मेटाफिजिकल फ्रीडम के मुतालिक बात करते हैं। यानी ये वो फ्रीडम है जो इंसान को फितरत यानी कायनात, तकदीर, खुदा, रूह या उसकी जीन्स या उसके वजूद की बुनियादी पहलू से जुड़ी हुई है। यानी एक ऐसी पाबंदी जो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो इंसान के लिए से पहले ही लिखी जा चुकी है ना, वो पहले से समझ लेता है। मसलन कोई कहता है कि इंसान कभी आजाद हो ही नहीं सकता क्योंकि सब कुछ उसकी तकदीर, जीन्स या कायनाती मॉडल में पहले से ही तय हो चुका है। ये माबादुल तबियाती आज़ादी है, ये माबादुल तबियाती बात है, क्योंकि ये तारीख या मुआशरे की नहीं है बल्कि इंसान के वजूद की बात कर रही है। जबकि फोको इसके बरक्स कहता है कि हमारी बहुत सारी पाबंदियां माबादुल तबियाती नहीं हैं, तारीखी हैं। यानी ये खुदा, फितरत या कायनात ने हमेशा के लिए तय नहीं किया कि ये खास जमानों, इदारों या इल्म या ताकत या मजहब या रियासत या स्कूल के या जेल के निज़ामों ने आपस में बनाई हुई हैं, इसलिए इनको बदला भी जा सकता है। ये कोई फलसफियाना मश्क नहीं है बल्कि सियासी अमल इसके अंदर दरकार है। तो मेटाफिजिकल जो फ्रीडम है, उसके जो मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि इंसान मुकम्मल जबर के तहत नहीं, उसके पास कुछ ना कुछ सोच समझने का इख्तियार मौजूद है। यानी वो कर भी सकता है लेकिन पहले से तयशुदा भी है। चलें अब इसको एक मिसाल से समझते हैं। मिसाल समझे कि 12वीं सदी की यूरोप में चर्च ने कन्फेशन यानी अपने गुनाहों का इकरार करवाना एक बाकायदा मजहबी अमल बना दिया था। 1215 में फोर्स लैटरन कौंसिल के बाद हर बालिग मसीही शख्स के लिए ये लाजमी था कि वो साल में कम से कम एक बार पादरी के सामने अपने गुनाहों का इकरार करें। अब समझ जाएं आप इसको, कितनी बड़ी पावर की फोर्स एक्ट कर रही है। तो अब बज़ाहिर आदमी खुद जा रहा है, खुद एतराफ कर रहा है, उसको ये नॉर्मलाइज कर दिया गया था कि ये नॉर्मल अमल है। वो खुद बता रहा है पादरी को कि मैं गुनाहगार हूं, मुझे तौबा करनी है। तो यहां पर फ्री विल का सवाल आता है कि फ्री विल कहाँ है? क्या ये इसका अपना फैसला था? क्या वो अपनी मर्जी से इतराफ कर रहा है? लोग कह रहे होंगे कि हाँ वो अपनी मर्जी से इतराफ कर रहा है, लेकिन इसमें मर्जी से ज्यादा ताकत का अमल शामिल है। तो डिटर्मिनिस्टिक असूलों को मानने वाले वो कहेंगे कि इस शख्स का जहन पहले से ही एक साख में बनाया जा चुका है। इसे बचपन से बता दिया गया कि गुनाह क्या है, पाकीज़गी क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, खौफ क्या है, खुदा के सामने जवाबदेही क्या है, पादरी का इख्तियार कितना है। तो इसका जो खानदान है, इसका जो चर्च है, निज़ाम तालीम है, उस सब ने मिलकर एक खास किस्म का मुरक्कब फिक्स कर दिया। अब जब वो अपने कन्फेशन के लिए जाता है, अपने एतराफ करने के लिए जाता है, तो उसकी जो पूरी सोच है वो उस मजहबी और समाजी निज़ाम के गिर्द ही फिक्स हो चुकी है, वो उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर आकर फुकू क्या सवाल पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि इंसान जब अपने आप को गुनाहगार समझना सीखा, इसे ये जुबान किसने दी कि वो अपनी ख्वाहिशात को गुनाह, तौबा, पाकीज़गी या नापाकी या निजात के अल्फाज में समझे। तो ताकत इटसेल्फ इंटरनलाइज हो जाती है, इसके ज़मीर, इसके शर्म, इसके खौफ यानी इसकी ख्वाहिश बनकर एक निगरानी बन जाती है। आप पेनोप्टिकन का आइडिया यहाँ पर इस्तेमाल करें। इसलिए फोको के मुताबिक इंसान के पास फ्री विल हो या ना हो, हमें ये देखने की जरूरत है इसकी फ्री विल भी एक तारीखी निज़ाम के अंदर ढली है। दूसरा तस्वुर आज़ादी पॉलिटिकल फ्रीडम है। मेटाफिजिकल फ्रीडम के बाद हमने पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में बात की कि इंसान की फितरत से नहीं है बल्कि उन हकीकी आयद करदा पाबंदियों, आज़ादियों से है जो किसी माशरे में किसी फर्द को हासिल होती है। आज़ादी इजहार। अब आप सोचें, आप दुनिया के किसी मुल्क में रहते हैं, आपको बातचीत करने की, तनकीद करने की आज़ादी है, लेकिन आप जैसे ही अपने मुल्क में वापस आए, आपकी वो सारी आज़ादी सल्ब हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक माशरे की खास पहचान है, ये ना कि कानून फितरत। अगर आप किसी समाजी या लोकल पाबंदियों को कानून फितरत समझ बैठे हैं तो ये आपकी गलत फहमी। चीन की मिसाल मैं आपके सामने रखूंगा। चीन में 1966 से लेकर 1976 के दौरान कल्चरल रेवोल्यूशन का दौर था। बहुत सारे नौजवान अपने आप को रेड गार्ड्स के तौर पर पेश करते थे। वो अथॉरिटी को चैलेंज करते, अपने असातिज़ा की तजलील करते, वो किताबें जलाते, वो पुरानी रवायात को खत्म करने के लिए झगड़ा करते। इन्हें यकीन था कि वो अपनी मर्जी से इनकलाब लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ आप अपने आप से सवाल पूछें, फोको के प्रिंसिपल के थ्रू क्या ये उनकी अपनी जाती मर्जी थी या बरसों की सालहास तलीम, प्रोपेगेंडा या समाजी तरबियत थी? यही असूल आप मजहबी जो रवायात हैं उनके ऊपर भी लगा देते हैं कि कैसे मजहबी जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्या वो हमारी फ्री विल है या वो हमारी आज़ादी से हो रही है, या सदियों की कायम करदा जो एक समाजी दबाव है, रियासती तलीम है, सियासी तलीम है, मजहबी तलीम है, उसके थ्रू हमारी सोच और इखलाकी मयार तय हुए हैं। तो आप खुद सोचेंगे कि आप जो समझते हैं कि आप आज़ाद हैं, आप जो समझते हैं कि आपकी ये फ्री विल है, आप जो समझते हैं कि ये आप अपनी मर्जी या चॉइस से कर रहे हैं, वो किसी समाजी दबाव के थ्रू फिल्टर होकर आए हैं। अगर चाह हम देखें ये जो दोनों कंसेप्ट हैं,
پولیٹیکل فریڈم اور میٹا فزیکل فریڈم دونوں الگ ہے. لوگ نسلوں سے سیاسی آزادی سے محروم رہتے ہیں، اچانک آزاد ہو کر بھی اس آزادی کو استعمال کرنا نہیں جانتے. ہم جس خالص آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ بھی شاید لمیٹڈ ہو، محروم ہو، اور کوئی شخص کے اوپر کتنی پابندیاں لگی ہیں ہم نہیں جانتے کہ وہ پابندیاں اس کے اوپر لگی ہیں اور وہ اس کو کیسے نمٹتا ہے، وہ کیسے نکل سکتا ہے. تو یہاں پر ہم جو میٹا فزیکل فریڈم اور ڈیٹرمنزم کی بات کر رہے ہیں وہ ہم فوکو کے کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ فوکو کا کنسیپٹ سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دو چیزیں سمجھنا ضروری تھی. اب فوکو کا اصل فوکس کی طرف آتے ہیں کہ فوکو کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو پابندیاں ہیں وہ آسمانی، فطری یا پہلے سے طے کردہ نہیں ہے، یا ہمیشہ سے طے کردہ نہیں ہے، وہ ہسٹوریکل ہے. مثال کے طور پر آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا منع ہے یا اس طرح سے لباس پہننا منع ہے، تو فوکو کے مطابق یہ پابندیاں فطری پابندیاں نہیں ہیں، یہ انسان کی طے کردہ ہسٹوریکل ہیں، خود سے تشکیل دی گئی، اور یہ پرانی نہیں ہے، یہ خود سے طے کی گئی ہیں. تو کسی دور میں جب پاگل پن کو ڈیفائن کیا گیا، کسی دور میں جرم کو سمجھا گیا، کسی دور میں سیکشولیٹی کو بین کیا گیا، کنفیشن اور ٹروتھ کو جوڑا گیا، یہ طے کیا گیا کہ کس چیز کو ماننا ہے، کس چیز کو نکالنا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو فوکو تاریخ اور طاقت کے اعتبار سے چیزوں کو سمجھا کر ہمیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر طاقت کا جنم ہوتا ہے، اور اس کے اندر ہی تبدیلی اور جو امکانات ہیں ہمیں اس کے اندر ہی پیدا ہوتی ہیں. یہاں پر ہمیں جو ریسرچر ٹاڈ میں ہیں وہ یہ وضاحت کرتے ہیں ایک نیکسٹ پوائنٹ پہ جا کر کہ جو میٹا فزیکل جو فریڈم ہے وہ کیا ہے. وہ نہ اس کے ڈیفینس میں جاتے ہیں نہ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آزادی جو ہے وہ اس سے ہم انکار کر دیں گے اگر ہم میٹا فزیکل فریڈم سے انکار کریں تو. لیکن فوکو کے مطابق یہ جو پابندیاں ہیں یہ تاریخی پابندیاں ہیں، ان کو بدلا جا سکتا ہے. یہ کوئی سیاسی اس کے لیے ایکشن درکار ہے، یہ کوئی اس کے لیے فلسفیکل ڈیبیٹ ضروری نہیں ہے. اگرچہ ہم ڈیبیٹ کر ہوتے ہیں فلسفی ڈیبیٹ، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کیا ہے. تو میں آپ کے سامنے ایک مشیل فوکو کی سائٹیشن شیئر کروں، آپ کو آئیڈیا ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس متعلق. وہ کہتے ہیں دس از there is an optimism that consists in saying that things could not be better. My optimism would consist in saying that so many things can be changed, fragile as they are, more arbitrary than self-evident, more a matter of complex but temporary historical circumstances than with inevitable anthropological constraints. یہاں پہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ inevitable anthropological constraints کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پابندیاں جو انسان کی فطرت میں لازمی طور پر موجود ہوں، جنہیں بدلا نہ جا سکتا ہو. یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے. تو فوکو کے مطابق بہت سی پابندیاں ایسی نہیں ہیں کہ وہ انسان کی فطرت نہیں ہے، بلکہ وہ عارضی طور پر تاریخی ارینجمنٹ ہے. اس لیے فوکو پیسمسٹک نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ شاید بدلاؤ آ جائے. تو فوکو کے مطابق ہم آزاد ہیں یا نہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تاریخی طور پر جن پابندیوں کے تھرو جکڑ کر سوچ رہے ہیں، ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا سوال ہے. فوکو ہمیں یہ نہیں بتانا چاہتے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور کیونکہ یہ خود ایک نئی پابندی لگانے کے مترادف ہوگا. ان کا کام ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ ہماری پابندیاں تاریخی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بہت ساری چیزیں بدلی جا چکی ہیں اور بدلی بھی گئی ہیں، جیسا کہ یورپ سمیت پورے امریکہ میں اور برطانیہ میں خواتین کو ووٹنگ رائٹس نہیں تھے، انہیریٹنس رائٹس نہیں تھے، کیونکہ ان کو قدرتی مان لیا گیا تھا اور خواتین کو انفیریئر تصور کر لیا گیا تھا. 20ویں صدی کے آغاز تک بھی خواتین کو ووٹنگ رائٹس نہیں تھے. لیکن آج صورتحال یکسر بدل چکی ہے. ملازمت کے حصول ہو یا ووٹنگ رائٹس ہو یا باقی جگہوں پہ بھی فیمنسٹ ڈسکورس اپنی جگہ بنا رہا ہے اور خواتین کو برابری کی سطح پر جگہ مل رہی ہے. چلیں ہسٹری آف سیکشولیٹی کے متعلق اگر ہم دیکھیں کس طرح سے ایل جی بی ٹی کیو یا بائی سیکشول یا ٹرانسجینڈر کو مارجنلائز کیا گیا، اور 1975 تک ایسے تمام لوگوں کو سائیکولوجیکلی اب نارمل کہا گیا جو کسی بھی طور پر کسی اور جنس کی طرف، مخالف جنس کے بجائے اپنی ہی جنس کی طرف راغب ہوتے تھے. لیکن اب بہت سارے یورپین ممالک نے ان چیزوں کو بدل کر ان کو نارملائز کر دیا. تو آپ جس پابندیوں کو سمجھ رہے ہیں وہ اتنی سخت پابندیاں نہیں ہیں، وہ تاریخی حالات کا نتیجہ ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں فوکو کہتے ہیں کہ ون مسٹ observe that there cannot be relation of power unless the subjects are free. If one or other were completely at the disposition of the other and became this thing, an object on which he can exercise an infinite and unlimited violence, there would not be relations of power. In order to exercise a relation of power, there must be on both sides at least a certain form of
लिबर्टी। तो फोको के नजदीक आजादी को इतना सादा अंदाज में नहीं समझाया जा सकता कि इंसान आजाद है मजबूर। हमें ये देखना होगा कि खास जमाने में इदारे इंसान को कैसे बनाते थे। फोको डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट हमें बताते हैं कि पहले सजा का निजाम जिस्मानी तशद्दुद पर चलता था। मुजरिम को सरेआम मारा जाता था, पीटा जाता था, अजियत के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी ताकि बादशाह की ताकत लोगों को नजर आए। जुर्म यह सिर्फ कानून तोड़ना नहीं था बल्कि बादशाह की अथॉरिटी पर हमला तस्वुर किया जाता था, इसलिए इसको कंट्रोल किया जाता था। सख्त सजाएं आम थी। फिर जदीद दौर में जेल का निजाम आता है। अब मकसद मुजरिम को मारना नहीं है बल्कि इसे देखना है, कंट्रोल करना है, मैनेज करना है। तो एक ये खास किस्म का एक इंसान बनाना है। तो यहाँ पर हमें फोको ये बताते हैं कि ताकत सिर्फ रोकती नहीं है, ताकत शेप भी करती है। ये जो जेल, स्कूल, फौज और अस्पताल, एचआर का निज़ाम, मॉनिटरिंग, एवेल्युएशन, ये सब मिलकर इंसान को डेवलप करते हैं जो वक्त के पाबंद हो, हुक्म माने, डोसाइल बॉडीज का तस्वुर वो देते हैं। वो एक निज़ाम के मुताबिक चलें। फोको इसको डोसाइल बॉडीज के हवाले से कहते हैं, यानी ऐसे काम जो काम भी करें और वफादार भी हों, फर्मा बरदार भी हों। फोको इंसान को बेबस नहीं कहता वो, लेकिन ये कहता है कि इंसान के पास थोड़ी बहुत लिबर्टी होना जरूरी है ताकि पावर रिलेशन चल सके। और अगर एक आदमी मुकम्मल कब्जे में आ जाएगा तो उसकी चीज बन जाएगा, इनकार का कोई गुंजाइश ना हो, तो फिर वो पावर रिलेशन ही होगा, वो फिर सिर्फ वायलेंस बन जाएगी। तो फोको के मुताबिक ताकत इंसान को शेप करती है, उसको ट्रेन करती है। और फोको के मुताबिक वहां पर रेजिस्टेंस का भी एलिमेंट मौजूद होता है। अब इंसान के पास फ्री विल है या नहीं, इससे पहले हमें ये सोचना होगा कि हमारी सोच, हमारा निज़ाम, हमारा खौफ का सारा कंसेप्ट, कामयाबी और नाकामी का कंसेप्ट का तस्वुर भी तारीखी बुनियादों पर खड़ा है। जब आप कहते हैं ना कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, जब आप कहते हैं कि इसी में बेहतरी होगी, उस सोच के पीछे भी एक निज़ाम खड़ा है जो आपकी आज़ादी को कंट्रोल या मैनेज करके खड़ा है। अगर ये सब तारीख में पहले से ही तयशुदा है तो फिर आप मुकम्मल आज़ाद होने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये फितरी, अब्दी या मतलिक या फाइनल एब्सोल्यूट सच नहीं है। इसे चेंज भी किया जा सकता है, मैनेज भी किया जा सकता है, चैलेंज भी किया जा सकता है, बदला भी जा सकता है। तो यही आज़ादी है, यानी मुकम्मल आज़ादी। एक समझ लें, आप शराब कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं, लेकिन ये मुकम्मल आज़ादी भी तारीखी पाबंदियों के दायरे के अंदर मौजूद रहते हुए एक तब्दीली की गुंजाइश निकालने की बात करती है। तो यहाँ पे टॉड में जो है फोको की किताब डिसिप्लिन पनिश का हवाला देते हुए कहते हैं, जो बेसिकली जेलों के निज़ाम के आगाज के बारे में है कि किस तरह से सजा होती थी, तशद्दुद होता था। मुजरिम को पहले तशद्दुद किया जाता था ताकि बादशाह की अथॉरिटी को, उसकी रिट को बहाल किया जा सके, लेकिन ये महंगा काम था और बेअसर था। तो फिर सरमायादाराना दौर में एक बड़ा एक कारगर जो है निज़ाम जो है वो सामने आता है। वो लिखते हैं आई वुड लाइक टू से वो लिखते हैं आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द फंक्शंस of any diagnosis concerning the nature of the present. It does not consist in simple characterization of what we are, but instead by following lines of fragility in the present, in managing to grasp why and how that which is might no longer be that which is. In this sense, any description must always be made in accordance with these kinds of virtual fracture, which open up the space of freedom understood as a space of concrete freedom, that is, space of possible ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ फुकू का मतलब यह है कि अगर स्कूल, जेल, अस्पताल, मजहब या रियासत ने हमें एक खास इंसान बना दिया है तो ये कोई अब्दी हकीकत नहीं है, एक तारीखी बंदोबस्त किया गया, और जिस चीज की तारीख होती है उसमें तब्दीली का भी इम्कान होता है। इसलिए फुकू सिर्फ तनकीद नहीं कर रहे बल्कि कह रहे हैं कि प्रेजेंट के अंदर रहकर हमें वो दरारें दिखाना है जिससे ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव शुरू हो सकता है। अब तवज्जो जो है मॉडर्न दौर में जुर्म से हटकर मुजरिम पर चली गई है, और अब जुर्म को मुजरिमाना जहनीत का इजहार समझा जाने लगा, और इलाज इलाज जो है उस मुजरिम का करना था जो जुर्म के पीछे है। इसलिए निगरानी और सर्वेलेंस और इंटरवेंशन की तकनीकी आई और जो जेल के अंदर लोगों को कंट्रोल करने की लगी। फोको के मुताबिक जो बॉडीज को डोसाइल बॉडीज में कन्वर्ट किया जाने लगा ताकि लोग ओबिडेंट भी हों और काम भी करें, तो ये सारे मुआशरे में ये चीजें फैल गई। इसको वो डिसिप्लिन का नाम देते हैं। अब आज़ादी वाला एलिमेंट समझें कि ये पाबंदियां इस तरह काम नहीं करती जैसे हम आमतौर पे समझते हैं कि ये किसी को काम से नहीं रोकती। ये आपको खास किस्म का इंसान बना देती है कि आप खुद से अपने आप को कंट्रोल और मैनेज करें ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी भी रहे और आप काम भी करते रहें। वो आपकी आज़ादी पर हाथ नहीं लगाती, वो ये तय करती है कि आपको किस किस्म के इंसान होना चाहिए। इसकी वाज़ह मिसाल हमें जर्मनी की देखनी होगी कि जर्मनी में क्या होता था। बहुत सारे जर्मन शहरी ये समझते थे कि वो अपनी मर्जी से हिटलर की हमायत कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलसल स्कूल, कंट्रोल्ड एजुकेशन, अखबारात या निज़ाम के थ्रू पढ़कर आए थे। उनको यही बताया जाता था कि वही बरतर हैं, उनका मजहब या उनका नस्ल उनकी बरतर है, और यहूदी जो है वो दुश्मन है, और रियासत की इताअत फर्ज है। तो
अब आप ये मत समझें कि वो लोग रोबोट थे, उनके पास इख्तियार नहीं था। तो आप ये खुद से पूछें कि जिस चीज को वो अपनी जाती राय या मर्जी समझ रहे थे, वो राय कैसे बनी। उस ताकत के पीछे आपको समझना होगा कि जिसने उसको हकीकत के अंदाज में पेश किया, उसको आपने को फोकस करने की जरूरत है। तो जब हम देखते हैं कि कोई कंस्ट्रेंट आपको शेप कर दे, आपके लिए रास्ते बंद कर दे, आपके मुतबादिल चॉइसेस खत्म कर दे, तो फिर आप अपने आप को खुद से ढालने की कोशिश करते हैं। तो फिर आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप कितना आजाद हैं इतनी कॉन्स्ट्रेंट्स के बाद। अब इसका आजादी से क्या ताल्लुक है? रवायती जो लिबरल सियासी नजरिया है ताकत का और आजादी का, उसके दरमियान एक फ्रिक्शन होती है। इसमें हमें तवाजुन रखना होता है कि रियासत की जो ताकत है वो एक बैरूनी, एक एक्सटर्नल पावर है जो इंसानों पर लगाई जाती है। और ये कब या कहाँ पे लगाई जाती है? ये ताकत का एक नेगेटिव कंट्रोल्ड एलिमेंट है। तो फोको के मुताबिक ताकत रियासत की सतह पर नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा आदात में बन चुकी है, हमें एक खास किस्म का फर्माबरदार बना चुकी है। हम पे पाबंदियां लग चुकी हैं जो हम खुद से अपने ऊपर लगा चुके हैं। क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, इसमें रियासत का कोई अमल दखल नहीं है, या आप खुद से एक सियासी निजाम के थ्रू तय कर चुके हैं। ठीक है, तो आजादी इस चीज का नाम नहीं है कि आप हम किस चीज से आजाद हैं, बल्कि ज्यादा अहम ये चीज है कि हम मौजूदा पाबंदियों के अंदर हम किस चीज के लिए आजाद हैं। फ्रीडम फ्रॉम से फ्रीडम फॉर, तो इस बुनियाद पर आजादी की तारीफ यह है कि आजादी वो है कि हम किसी मखसूस तारीखी सूरत हाल के अंदर रहते हुए अपने आप को शेप कर सकें। तो ये कॉन्स्टेंट्स के थ्रू आपने अपने आप को डेवलप कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि पहले से कोई तयशुदा सच मौजूद हो कि हम क्या बन सकते हैं, और ना ही हम अपनी तारीखी सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर समझ सकते हैं। कुछ ना कुछ हमेशा गिरफ्त से बाहर रहेगा। इसलिए फोकू के मुताबिक आज़ादी और दरअसल जो इसके सारे लवाजमात हैं वो एक तजर्बा है। तजर्बे से मुराद क्या है? एक्सपेरिमेंटेशन क्यों कहते हैं इसको फोकू? तजर्बे से मुराद ये है कि आप कानूनी हिस्टोरिकल अरेंजमेंट को बार बदलते देखेंगे। आप बार हिस्टोरिकल आइडियाज जिनको अटल हकीकत मान लिया गया था उनकी तब्दीली होते हुए देखेंगे। बहुत सारे समाजी, सियासी और मजहबी कवानीन को बदला गया, चेंज किया गया, इलाकों, माहौल, समाज को देखते हुए। तो इसका मतलब यह है कि वो अटल हकीकतें नहीं, इंसानों की बनाई हुई हिस्टोरिकल अरेंजमेंट है। तो ये हमें चीजों को देखने की इस एतबार से जरूरत है। इसी को हम आजादी कहते हैं, आजादी विद इन। ठीक है, फ्रीडम विद इन द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर टॉड में इसको मेरलो पोंटी से डिफरेंस भी एक डेवलप करके बताते हैं। वो एक फ्रांसीसी फलसफी थे, मेरलो पोंटी, उनसे वो कंपैरिजन करते हैं। मेरलो पोंटी और यहाँ पॉल सार्त्रे के मुताबिक जो कंप्लीट फ्रीडम है, उसके मुताबिक जो है वो फोको क्या कहते हैं? फोको कहते हैं कि हमारा जिस्म एक ऐसी ताकत है जिसपे हमारा पूरा इख्तियार नहीं है। हम दुनिया को जब समझने की कोशिश करते हैं तो पहले से हिस्टोरिकल अरेंजमेंट हमारे ऊपर बन चुके हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक जबकि मॉडलो पॉइंटी हैं वो क्या कहते हैं, हम दुनिया को सबसे पहले इसी के जिस्म और हवास के जरिए समझते हैं। शऊरी गौर से पहले भी मुकम्मल आज़ादी मुमकिन नहीं है। तो यहाँ पर क्रिटिक ये कहते हैं कि फिर से मर्ली पोंटो जो है मेटाफिजिकल फ्रीडम की तरफ चले जाते हैं, यानी इंसान का जो जिस्म है और दुनिया के रिश्ते का एक ताल्लुक दिखाते हैं। जबकि फोको हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फ्रीडम की तरफ जा रहे हैं। जहन में रखें, तो फोको की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम हमारा जिस्म समाज से बंधा हुआ है और हम जो है वो तारीख ने हमें कहाँ लाके खड़ा कर दिया, इसमें मुदाखलत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। बल्कि इस चीज में हमें देखने की जरूरत है कि हम हमारी जो फ्रीडम है वो इत्तफाकिया तौर पर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर से डेवलप हुई है। अब वो मेरली पोंटी क्या कहते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। We choose our world and the world chooses us. Freedom is always a meeting of the inner and the outer, and it shrinks without ever disappearing altogether in direct proportion to the lessening of the tolerance allowed by the bodily and institutional data of our lives. तो मेरले पोंटी का मतलब ये है कि आज़ादी सिर्फ अंदर की ख्वाहिश का नाम नहीं है। इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं जो चाहूंगा मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो जिस्म है, हमारी बीमारी, हमारी उम्र, हमारी ताकत, हमारी कमजोरी, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो बाहर की दुनिया, सड़कें, इमारतें, स्कूल, ये सब हमारी आज़ादी को बनाते भी हैं और महदूद भी करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि हम दुनिया को चुनते हैं मगर दुनिया भी हमें चुनती है। वी चूज द वर्ल्ड चूजेस अस, यानी हमारी मर्जी और बैरूनी हालात एक दूसरे के साथ मिलकर तय हैं। ये कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल की एक एलिमेंट है। अब इसकी मिसाल आप देखें तो आपको नजर आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जो पुराने दौर में व्हील चेयर इस्तेमाल करने वाले जो लोग थे, उनके अंदर ये ख्वाहिश थी कि वो पढ़ें, जाएं, सीखें अपनी गाड़ी को चलाकर। लेकिन यूनिवर्सिटी में या सड़कों पर अगर फुटपाथ नहीं है, रैंप नहीं है, तो फिर कैसे आप उनको लेके चलेंगे? क्लासरूम दूसरी मंजिल पर है, तीसरी मंजिल पर है, लिफ्ट नहीं है, तो अब क्या कहेंगे कि आजादी है उसके पास या नहीं है? या उसने खुद से चुना था इस चीज को? नहीं, खुद से तो नहीं चुना था। तो आजादी
लिमिट हो गई है। तो यहाँ पर मेडली पॉन्टी को जो ये आइडिया कि आज़ादी गायब नहीं होती, बल्कि जिस्मानी और ऑर्गेनाइजेशनल तौर पर अगर अवेलेबिलिटी ना हो तो आज़ादी जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो अमेरिका में हमें डिसेबिलिटी की अगर हिस्ट्री पढ़ें तो बहुत सारे लोगों को ये सहूलत मौजूद नहीं थी। और 1970 में तो तकरीबन बहुत सारे मुजाहिरीन खुद निकल कर बाहर आए, डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट जो है, और इन्होंने एहतजाज किया। इन्होंने सड़कों पर कुछ जगहों पे मुरम्मत खुद की शर्म दिलाने के लिए, क्योंकि आम जो शहरी स्ट्रक्चर था वो इस काबिल नहीं था कि वो व्हील चेयर यूजर्स के लिए यानी फायदामंद हो। तो अब यहाँ पे फोको का आर्गुमेंट क्या है, वो मेरली पोंटो से एक कदम आगे जाकर, या समझ लें कि अलग जाकर, हमें ये बताते हैं कि ये जो आज़ादी का जो तस्वुर है, ये जिस्म और दुनिया के ताल्लुक में महदूद है। मेरली पोंटो कहते हैं बॉडी के जरिए इंसान गवर्न करता है और आउटर वर्ल्ड जो है वो इंसान को गवर्न करती है। फोको के मुताबिक ये पूछना जरूरी है कि ये दुनिया के असूल किसने बनाए, हिस्टोरिकल अरेंजमेंट किसने की, कवानीन किसने तय किए, और ये स्ट्रक्चर किसने तायनात किया ताकि खवातीन या डिसेबल लोगों को सहूलत ना मिल सके। तो कानून ने तय कर लिया कि ये इलाका सिर्फ पायदार शहरियों के लिए जरूरी है, तो उसने फुटपाथ ही नहीं बनाए। तो ये कोई अटल हकीकत नहीं है, नेचुरल हकीकत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल डिजाइन है। जब एक्टिविज्म होती है, लोग एहतजाज करते हैं, तो रूट्स बनते हैं और पुरानी तारीख के अंदर एक नई जगह पैदा हो जाती है। तो फोको के मुताबिक आज़ादी कोई पहले से तयशुदा कोई चीज़ नहीं जिसको आपने मिल लिया, आपने कह लिया कि मैं आज़ाद हूँ, बल्कि ये हिस्टोरिकल अरेंजमेंट के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हमने समझना है। कोई पहले से मौजूद हकीकत नहीं है जिसको ऑब्जर्व करना है। तो आप रिसर्च के अंदर इसको कैसे फोकस करेंगे, आप देखेंगे कि एक तालिब इल्म जो है वो फ्रीडम कैसे ऑब्जर्व करता है मिशेल फोको की आइडियाज को इस्तेमाल करते हुए, कि कितनी फ्रीडम है। वो एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम के थ्रू एनालाइज भी कर सकता है, कंपेयर भी कंट्रास्ट कर सकता है। वो ये भी देख सकता है कि किस तरह से मखसूस निज़ाम के थ्रू रहते हुए हम जब चॉइस का इजहार करते हैं, अपनी फ्रीडम की चाहते हैं कि मेरी चॉइस है, तो वो कितनी चॉइस उसकी अपनी चॉइस थी, बल्कि वो हिस्टोरिकल अरेंजमेंट के थ्रू चॉइस बनी या नहीं। तो जिसे हम कानून फितरत समझ बैठे हैं, वो दर हकीकत हमारी चॉइस ना हो, बल्कि वो पुरानी तारीखी अरेंजमेंट हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।